गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वेरियस डॉक्ट्राइन्स दे रखे, जैसे डॉक्ट्राइन्स ऑफ पिथ एंड सब्सटेंसेस एंड बहुत सारी डॉक्ट्राइन्स है। इनमें हम ये वाली डॉक्ट्राइन आज पढ़ेंगे, डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। ये सब तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी है, बट कहाँ दे रखी है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स के अंदर दे रखी है, जिसके अंदर रिलेशंस बता रखे हैं कि यूनियन और एक स्टेट का कैसे रिलेशन होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आप सब लोगों को पता है। तो उसके जो आर्टिकल्स हैं वो वायलेट ना हो, उसको लेकर के ये डॉक्ट्राइन्स दे रखी हैं और इन डॉक्ट्राइन्स को प्रोपाउंड कर रखा है। मेरा नाम एडवोकेट अंशिता जैन, मैं समत्व लीगल इंस्टीट्यूशन से आज आपके सामने ये वीडियो लेकर के आई हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं इस डॉक्ट्राइन को लेकर के। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता ही दिया है। सुप्रीम लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये डॉक्ट्राइन दे रखी है, क्यों दे रखी है ये भी मैंने आपको बता दिया है। देखिए, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फेडरल और यूनिटरी दोनों में है, बट जनरली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में दे रखा है। कुछ इमरजेंसीज आती हैं या और अगर कुछ दिक्कतें होती हैं हमारी कंट्री के अंदर तो वो यूनिटरी बन जाता है, पर उसका जनरल फॉर्म जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके अंदर सेंट्रल की पावर अलग, स्टेट की पावर अलग, दोनों को पावर्स को बाइफरकेट कर रखा है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखा है। अब हम जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं कि अगर हमने एक का काम जो हमने उसे अलॉट कर रखा है, अगर हम उसका काम हम करेंगे तो हम उसकी पावर को इंक्रोच कर रहे हैं, हम उसकी पावर में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो ना खुद से अच्छे से काम कर पाएगा, ना हम ढंग से काम कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने भैया अपनी अपनी पावर दे रखी है, सेंटर को अपनी पावर दे रखी है, स्टेट को अपनी पावर दे रखी है, दोनों अपना अपना काम करो, बीच में मत आओ। ठीक है, अगर कुछ इमरजेंसीज होती हैं तो आप बीच में आ सकते हैं, वरना बीच में आने के लिए मना किया। तो फेडरल फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के बताया है। उसके बाद में एक स्टेट लेजिस्लेचर है ना, यूनियन लेजिस्लेचर भी होता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी होता है। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंदर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में बात होती है। उसमें यूनियन ने हमारे जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनको कुछ पावर डेलीगेट कर रखी हैं, जो कि स्टेट ही एग्जीक्यूट करता है और एक्सरसाइज करता है। उसके बीच में यूनियन का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। ऐसे में अगर यूनियन स्टेट के लेजिस्लेचर को इंक्रोच करता है या उसमें इंटरफेरेंस करता है तो जो वो लॉ होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अल्ट्रा वायरस हो जाते हैं, वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल उनको क्लियर वर्ड दे रखा है अगर आप एक दूसरे के बीच में इंक्रोच करते हो। इसी के बेसिस पे आज हम ये डॉक्ट्राइन एक्सप्लेन करेंगे। डॉक्ट्राइन का एक लाइन है जो बहुत ज़्यादा चलता है, आप लोगों ने भी सुना होगा, What cannot be done directly cannot be done indirectly। इसको मैं हिंदी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करती हूँ कि जो काम आप सीधी तरीके से नहीं कर सकते वो आप उल्टी तरीके से पीठ पीछे भी नहीं कर सकते। जो काम आप सामने आपको रेफर किया गया है, जो आप सबके सामने कर रहे हो वही काम कीजिए, पीठ पीछे कोई भी काम मत कीजिए। ये इसका मैक्सिम है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रीलिम्स में ऐसा पूछा जाता है कि ये पूरा ऐसे लाइन दे दिया जाता है और पूछा जाता है ये कौन सी डॉक्ट्राइन को बताता है। तो ये डॉक्ट्राइन जो है वो कलरेबल लेजिस्लेशन में आती है, जो इसके बारे में बात करती है। ये तो हुई हमारी डॉक्ट्राइन की बात। आप इसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये डॉक्ट्राइन का मतलब ये है। अब इसका और अगर इन डिटेल हम मतलब समझे तो इसका ये है कि लेजिस्लेचर जो है वो काम नहीं करेगी जो शेड्यूल में नहीं दे रखा है। मैंने आपको बताया था कि रिलेशंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट जो है वो आर्टिकल 245 से स्टार्ट है। ऐसे ही आप अगर शेड्यूल देखेंगे, पीछे टोटल 12 शेड्यूल्स दे रखे हैं, उसमें अगर हम देखेंगे तो 7 शेड्यूल के अंदर हमारी लिस्ट दे रखी है बहुत सारी, जिसके अंदर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ऐसे 3 लिस्ट दे रखे हैं। यूनियन लिस्ट के अंदर सारे यूनियंस के जितने भी काम हैं वो दे रखे हैं, स्टेट लिस्ट में जो स्टेट्स के काम है वो दे रखे हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों जो काम मिलकर के कर सकते हैं वो दे रखे हैं। ठीक है, हमारे जो सीआरपीसी, आईपीसी ये सब जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों स्टेट का भी पार्ट है और यूनियन का भी पार्ट है। दोनों लॉज रहते हैं, कुछ लोकल लॉज को देख करके काम बनाए जाते हैं, कुछ यूनियंस को देख करके लॉज बनाए जाते हैं। तो ऐसे करके 3 लॉज दे रखे हैं, 3 लिस्ट दे रखी है। इन लिस्ट में
आप वो काम नहीं करेंगे जो कि लेजिस्लेचर ने आपको प्रोवाइड नहीं किया। अगर आप वो काम करते हैं तो ये डॉक्ट्राइन लागू हो जाती है और ये डॉक्ट्राइन आपको स्टॉप कर देती है ना, वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देती है। ठीक है, तो ये डॉक्ट्राइन का मेन मोटो है। ये डॉक्ट्राइन हमने देखी। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट पे कोई भी ऐसा मैलिफाइड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के ये जो वायलेटिव्स आर्टिकल्स हैं उनको लेकर के चीज़ें हों, इसीलिए कोई भी मैलिफाइड पार्ट नहीं होना चाहिए। उसके बाद में इस डॉक्ट्राइन को लेकर के वेरियस केस लॉज हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। सबसे फर्स्ट केस लॉ जो प्रपाउंड हुआ है वो है KGC नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा। ये सबसे फर्स्ट केस लॉ, लीडिंग केस लॉ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस डॉक्ट्राइन में आया है। किसने बताया है? जस्टिस BK मुखर्जी, सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने इस केस लॉ में हिल्ड किया है, फर्स्ट टाइम इस डॉक्ट्राइन को प्रपाउंड किया है इस केस लॉ के अंदर। इसके अंदर ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड कर रखी है लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, 7 शेड्यूल के अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रॉपर एक्सरसाइज कर रखी है, ठीक, एक्सरसाइज कर रखी पावर्स। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं करते हैं, आप उसके अकॉर्डिंग अगर परफॉर्म नहीं करते हैं तो जो आपके पावर है वो इंक्रोच हो जाएंगे और वॉइड और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो जाएंगे। ये इस केस लॉ में बताया है। सेकेंड केस लॉ में स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह आया था। तो इसके अंदर बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट आया था 1950 का, जिसको वॉइड डिक्लेयर किया था इस ऑन डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेटिव के चलते। इस जो डॉक्ट्राइन है ना, इसको वॉइड डिक्लेयर किया था इस केस लॉ के अंदर। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह। उसके बाद में थर्ड केस लॉ हमारा आता है बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर आपने सुना होगा, ये बहुत सारे आर्टिकल्स में आए। ये आर्टिकल 15 में भी आता है, 16 में भी आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है जहाँ पे रिजर्वेशन की बात चलती है। बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर जो है वो लैंडमार्क केस होता है। इसके अंदर ऑर्डर जो है 68% ऑफ सीट फॉर बैकवर्ड क्लास। देखिए 15(4) जो आर्टिकल है ना, 15 क्लॉज 4, इसमें बैकवर्ड क्लास, वुमेन्स और इन सब चीज़ों को लेकर के, चिल्ड्रंस, इन सब को लेकर हमारे लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाने के लिए बोला है कि आप इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हो। इनको हर चीज़ में प्रायोरिटी पे रखा है। ऐसे में ऑर्डर जो है 68% ऑफ सीट्स जो है वो रिजर्व की थी किसके लिए? बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स के लिए। तो इसको वॉयलेटिव बताया गया था किसके अंदर? आर्टिकल 14 के अंदर। ठीक है, कि ये जो चीज़ें हैं ये आर्टिकल, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है वो हमारा राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, है ना। तो आप इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो आप इक्वालिटी के अगेंस्ट अगर जा रहे हो तो उन्होंने बताया था कि हेल्ड वॉयलेटिव ऑफ आर्टिकल 14। हालांकि आर्टिकल 14 में कुछ एक्सेप्शन है, पर इस केस लॉ को वॉयलेटिव बताया था आर्टिकल 14 के अंदर। तो ये जो 3 लैंडमार्क केस लॉज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं। चलिए देखते हैं कि अगर ये कभी एग्जाम फॉर्म में आता है कि एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा तो आप कैसे लिख सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। सबसे पहले आप इसका इंट्रोडक्शन लिखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दे रखा है, कौन से आर्टिकल्स में दे रखा है, किससे रिलेटेड है। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताइए, इस डॉक्ट्राइन को क्यों लाया गया, क्यों ज़रूरी था, ये लिखिए। उसके बाद में इस डॉक्ट्राइन को एक्सप्लेन कीजिए और इसकी ये पंचलाइन लिखिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पंचलाइन को एक्सप्लेन कीजिए। डॉक्ट्राइन्स एक्सप्लेन करने के बाद में आप लास्ट में ये केस लॉज लिखिए जो कि लैंडमार्क केस लॉज हैं। अगर आप ये केस लॉज लिखने हैं तो इससे आपका जो आंसर राइटिंग का पार्ट है ना वो ज़्यादा बढ़ता है और आपको मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। बट ऐसा नहीं है कि केस लॉज आपने कुछ भी उठा करके लिख दी। केस लॉ बिल्कुल प्रॉपर होने चाहिए। अगर आप उसका ईयर नहीं लिख पाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट केस लॉ का जो नाम है वो प्रॉपर होने चाहिए और उसकी जो डिटेल्ड है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने उसको केस लॉ को ढंग से नहीं बताया, ठीक है, ढंग से नहीं मेंशन किया तो वो गलत हो जाता है और मार्क्स कटने के चांसेस रहते हैं। इसलिए एक नाम जो है केस लॉ का वो प्रॉपर होना चाहिए और उसका जो अंडरलाइन प्रिंसिपल है वो भी आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में केस लॉज लिखने के बाद में आप देखेंगे कि आपका जो एक प्रेजेंटेशन है आंसर का वो एक अलग ही फॉर्म में, स्पेशल फॉर्म में रहेगा जो आपको देख करके लगेगा कि नहीं यार आंसर पूरा प्रॉपर कंप्लीट हुआ है। ये जो मैंने आपको आउटलाइन बताई है ये आप उस हिसाब से देखिए जिस हिसाब से क्वेश्चन में मार्क्स पूछे गए। अगर ये 8 मार्क्स का पूछा जाता है तो ये जो पूरा है इसको इन डिटेल फॉर्म में और बढ़ा दीजिए, बड़ा कर दीजिए। और अगर 4 मार्क में शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो जैसे मैंने लिखा है एक एक लाइन में
मैंने तो बहुत छोटा लिखा है आपको समझाने के लिए, बट आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसे 4 मार्क में शॉर्ट नोट की तरह लिख सकते हैं। तो इससे आपका पूरा ओवरऑल कलरेबल लेजिस्लेशन पूरा होगा। ऐसे ही मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे एक और आपके सामने आंसर रेक करके आऊँगी, जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि उसका अगर कभी फुल लेंथ आता है तो आप कैसे लिख सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको वेरियस रिलेटेड टॉपिक्स बताऊँगी, ट्रांसलेशन हुए हैं और बहुत सारे आंसर्स मैं आपके सामने लेकर के आऊँगी कि उन्हें सटीक कैसे लिखना है। और उसके बाद में जजमेंट राइटिंग को भी लेकर के आने वाली हूँ कि जजमेंट राइटिंग कैसे लिखना चाहिए, कैसे नहीं लिखना चाहिए। तो इन सब जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।